हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सीरीज चल रहा था बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th NCERT, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और हमारा चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था अभी वो था इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्लांट सेल होता है या एनिमल सेल होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, यानी एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वहाँ पे हमारे चार जो है सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आता है हमारा वेसिकल्स, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी बॉडी जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट आता हमारा लाइसोसोम। ये चार जो है सेल ऑर्गेनेलीज उसमें जो है इंक्लूड होते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। जहाँ पे मैंने आपको बताया था जो राइबोसोम है, राइबोसोम के हेल्प से ही जो RER है यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। बट हम राइबोसोम को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, जो कि मैंने आपको बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कुछ नाम सुनते होंगे जैसे डिक्टायोसोम या फिर स्फेरोसोम। तो जो डिक्टायोसोम होता है ये हम बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ही, लेकिन जैसे हम अगर एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पे हम बोलेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर वही गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात हम प्लांट सेल में करते हैं तो हम इसी को एक नाम दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं डिक्टायोसोम। तो आप याद रखना, इन प्लांट सेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्टियोसोम, यानी जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसी का दूसरा नाम है डिक्टियोसोम। और आप जो नाम सुनते होंगे स्फेरोसोम, जो स्फेरोसोम होता है वो लाइसोसोम का ही अदर नेम होता है, यानी लाइसोसोम या फिर स्फेरोसोम दोनों सेम है। अगर हम प्लांट सेल में लाइसोसोम की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लाइसोसोम को बोलेंगे स्फेरोसोम। तो आप ये दोनों जो है इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों को याद कर लेना। इसको याद कर लेना GD करके, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ही हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, और उसको LS या SL करके याद कर लेना कि हम लाइसोसोम को ही स्फेरोसोम बोलते हैं प्लांट सेल में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसकी डिस्कवरी की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा 1898 में। इसकी जो है डिस्कवरी की गई थी और इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी वो की थी आउल न्यूरॉन पे। कहाँ पे? आउल न्यूरॉन, यानी उल्लू का न्यूरॉन इन्होंने लिया था और उस पे इन्होंने अपना जो है स्टडी किया था। उसके बाद इन्होंने बताया कि कुछ मतलब एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको इन्होंने नाम दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसको आप याद रखना कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी, और प्लांट सेल में हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ही डिक्टायोसोम बोलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब RER और राइबोसोम के हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो वो एक वेसिकल में पैक हो जाता है। उसके बाद वो जाता है हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास, और फिर गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है उसको मॉडिफाई करके लाइसोसोम में कन्वर्ट कर देती है, जहाँ से उसको या तो सेल के अंदर रख लेते हैं या फिर सेल के बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे ऑल द माइक्रोमोलिक्यूल विच आर टू बी सेंट आउटसाइड द सेल, यानी जो भी माइक्रोमोलिक्यूल है जिसको सेल के बाहर भेजा जाता है, मूव थ्रू द गोल्जी बॉडी, वो जो है गोल्जी बॉडी के थ्रू ही मूव करता है। और इसी वजह से जो हमारी गोल्जी बॉडी है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ माइक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल। तो देखिए, आपको इतना बड़ा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखना, अगर ट्रैफिक नाम से कुछ भी पूछा जाता है तो वो ज़रूर वहाँ पे वो गोल्जी बॉडी की बात कर रहा है, यानी ट्रैफिक इन सेल जो है वो हमारा कहा जाता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, या फिर इसी को मिडिल मैन ऑफ सेल भी बोला जाता है। तो इस टर्म को आप जो है याद रखना। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इसकी खोज जो है यानी इसकी डिस्कवरी की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। आउल न्यूरॉन पे उन्होंने अपनी जो है रिसर्च किया था और वहाँ पे उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। उसके बाद इसको हम ट्रैफिक इन सेल भी बोलते हैं या फिर मिडिल मैन ऑफ सेल भी बोलते हैं। और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ये एक पार्ट है, ये आपको पता ही है, और इसको प्लांट सेल में हम डिक्टायोसोम भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये कहाँ कहाँ पे एब्सेंट होता है? तो फ्रेंड देखिए, प्रोकैरियोट में तो एब्सेंट होता ही है,
और आप याद रखना मेच्योर आरबीसी जो होती है या फिर स्पर्म सेल जो होता है, यहाँ पर भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। फाउंड इन लार्ज नंबर इन सिक्रेटरी एंड ग्लैंडुलर सेल। अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है, कोई भी सेल, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, तो वो कहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा, वो देखिए मतलब वो वहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ पे उसका काम होगा, यानी जो सेल जिस फंक्शन में इन्वॉल्व होगा वहीं पे उसके पाए जाने की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसका फंक्शन होता है सिक्रीशन, तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाउंड इन लार्ज नंबर इन सिक्रीटरी या फिर ग्लैंडुलर सेल, यानी इसीलिए क्योंकि हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम ही क्या है, सिक्रीशन, तो वो वहीं पे पाया जाएगा ना जहाँ पे सिक्रीशन का काम होगा। तो बस इस तरह से इसको आप सिंपली याद रखना कि यानी जिसकी जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी इंसान वहीं जाएगा। तो उसी तरह से हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उसका काम है सिक्रीशन, तो जहाँ पे सिक्रीशन का काम होगा वहाँ पे उसको तो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, बस इस तरह से। अब देखिए पोजीशन की अगर बात करते हैं तो द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्जी बॉडी हैज़ फ्यूअर और नो अदर सेल ऑर्गेनेल्स, यानी जो साइटोप्लाज्म में जहाँ पे हमारी गोल्जी बॉडी पाई जाती है उसके अगल बगल जो कुछ मतलब स्पेस होता है, या तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता या कुछ जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गोल्जी ग्राउंड सबस्टांस या फिर जोन ऑफ एक्सक्लूजन, यानी जहाँ पे जैसे हमारा कोई भी चाहे वो एनिमल या प्लांट सेल हो तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के आसपास में कुछ स्पेस होगा, तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, गोल्जी ग्राउंड सबस्टांस या फिर जोन ऑफ एक्सक्लूजन, इसको आप याद रखना। और फ्रेंड्स ये याद रखना, देखिए जो सेल चैप्टर है यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं फंक्शन को लेके, यानी किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन क्या है, या फिर इनका जो है सबसे ज़्यादा पोजीशन कभी कभी पूछा जाता है कि इनकी पोजीशन क्या है। जैसे अभी जो केवीएस का एग्जाम हुआ था वहाँ पे आपसे पूछा गया था RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, वहाँ पे फंक्शन और पोजीशन दोनों को इंक्लूड करके दे दिया, उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिया कि बताइए इसमें से कौन सा सही है। मैं आपको टेलीग्राम पे उसको क्वेश्चन को भेज दूंगी, आप देख लेना कि किस तरह से मतलब क्वेश्चन यहाँ से सेल चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने थे और किस किस तरह के बने थे, तो आप वहाँ से उसको देख लेना ताकि आप समझ सको कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है, इस बात को भी आप याद रखना। अब देखिए अगर गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सबसे मेन जो एक स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा सिस्टर्नी। वैसे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर फाउंड, दे आर सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, ट्यूब्यूल्स। तो ये हम वेसिकल, वैक्यूल, ट्यूब्यूल सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे सबसे मेन जो है वो है हमारी सिस्टर्नी। तो हम अभी देखते हैं सिस्टर्नी यहाँ पे क्या है, इसके बारे में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर सिस्टर्नी की आप बात करेंगे और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी सिस्टर्नी से बनते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटेंड सैक, सैक्यूल्स और पैरेलल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे पैरेलल मेम्ब्रेन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस तरह से ये प्रेजेंट ही है कि हमको लग रहा मतलब इस तरह से देखिए ऐसे लग रहा ना कि ये जैसे मतलब पैरेलल जो है वो अरेंज है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं फ्लैटेंड सैक, सैक्यूल्स या फिर पैरेलल मेम्ब्रेन। तो देखिए इट इज इलोंगेटेड एंड अनब्रांच्ड टिप्यूल। क्या ये यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई ब्रांच दिख रही है, नहीं दिख रही, तो यहाँ पे ये क्या है, अनब्रांच्ड है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो इस पॉइंट से बनता है, सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस, मेच्योरिंग फेस या फिर ट्रांस फेस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से बनते हैं, क्योंकि मतलब यही पूछा जाता है कि जो सिस फेस है वो किधर साइड में पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस के साइड में, मतलब टुवर्ड न्यूक्लियस है या फिर फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से दूर है या फिर न्यूक्लियस की तरफ है, इस तरह से। तो देखिए जो फॉर्मिंग फेस होता है या फिर सिस फेस होता है इसी को हम कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। तो जो फॉर्मिंग फेस है या फिर सिस फेस है, द कर्व्ड कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर डायरेक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस एट ER, यानी जो फॉर्मिंग फेस है या फिर सिस फेस है वो कैसा है, वो कॉन्वेक्स है और किस साइड में है, न्यूक्लियस के साइड में है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है तो जो न्यूक्लियस के साइड में है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिस फेस। क्या बोलेंगे, सिस फेस। सिस को ही हम क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेस। और जो न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस के दूर कौन सा, ये वाला,
तो न्यूक्लियस से दूर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ट्रांसफेज या फिर मैच्योरिंग फेज, ट्रांसफेज या फिर मैच्योरिंग फेज। तो नाम को याद रखना। और जो न्यूक्लियस के तरफ में है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। और जो न्यूक्लियस से दूर है वो कैसा है, कॉनकेव। तो आप फ्रेंड्स जो है इन टर्म को याद रखिए कि न्यूक्लियस के साइड में जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस या फिर कॉन्वेक्स फेस, इसको हम बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस से दूर है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव फेस या फिर ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। तो इसको जो है आप याद रखना। या इसको देखिए CCF इस तरह से बना सकते हैं आप, थोड़ा सा निमोनिक्स, और इसको MTC या CMT इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी कॉन्वेक्स सिस फॉर्मिंग और कॉनकेव ट्रांस मैच्योरिंग, इस तरह से, ताकि आपको याद रहे। और सबसे मेन यही है कि कौन सा न्यूक्लियस के तरफ है, कौन सा न्यूक्लियस से दूर है। जो न्यूक्लियस के तरफ है वो है हमारा सिस, और जो न्यूक्लियस से दूर है वो है हमारा ट्रांस। और ट्रांस को ही हम मैच्योरिंग बोलते हैं, सिस को ही हम फॉर्मिंग बोलते हैं। तो देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फॉर्मिंग फेस है, सिस फेस है, कर्व्ड कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर टुवर्ड न्यूक्लियस एट योर। मैच्योरिंग फेस क्या है, कॉनकेव सरफेस डायरेक्टेड टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस के साइड में ना होकर किस साइड में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में है। जैसे अगर यहाँ पे हम एक सेल बनाते हैं, इस तरह से एक सेल बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर ये प्लांट सेल है तो इसका आउटर कवरिंग जो है ये क्या होगा, ये सेल वॉल होगा। और इसका जो अंदर की कवरिंग है ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो अगर यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसको हम बोल रहे हैं, ये है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के साइड में यहाँ जो है वो है हमारा सिस फेस, और ये जो है ये तो न्यूक्लियस से दूर है, लेकिन ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफेस। और इसी तरह से क्वेश्चन आया था RER को लेके, कि जो मतलब एक तो उसका फंक्शन दे दिया कि वो जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन और वहाँ पे दे दिया कि इसका जो पोजीशन है वो न्यूक्लियस के साइड में है, सॉरी, उसका जो पोजीशन है वो दे दिया था कि वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में है, जबकि ऐसा नहीं है। RER जो है वो न्यूक्लियस के साइड में होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में नहीं होता है। जो SER होता है यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बना था, और आगे भी इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप याद रखना, न्यूक्लियस के साइड में सिस, न्यूक्लियस से दूर में ट्रांस, जो कि प्लाज्मा में, अगर न्यूक्लियस से दूर है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे डिस्कस करते हैं। तो वेसिकल वैक्यूल्स इसे हम अभी देखेंगे बाद में। अब यहाँ पे देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे मेन जो फंक्शन होता है वो होता है सेल सिक्रीशन। तो चीफ फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज सिक्रीशन, दैट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है और वो मतलब वेसिकल के थ्रू जो है जाता है गोल्गी बॉडी में, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन होके क्या होता है, जो भी वहाँ पे सब्सटेंस बनते हैं वो पैक हो जाते हैं एक लाइसोसोम के फॉर्म में। फिर वहाँ से वो या तो सेल के अंदर रह जाते हैं या सेल के बाहर चले जाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल। और तो यही जो है गोल्गी बॉडी का सबसे मेन फंक्शन है, सिक्रीशन या फिर एक्सपोर्ट ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन अगर मेन फंक्शन की बात हो तो वो है सिक्रीशन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैंने आपको बताया जो ER है यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसमें भी कौन सा है, RER है। जब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, मतलब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, और जो SER है, SER का क्या फंक्शन होता है, लिपिड सिंथेसिस। यानी RER के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस हुआ और SER के थ्रू लिपिड सिंथेसिस हुआ। तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो वो वेसिकल के थ्रू जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, और वहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है। अब ये मॉडिफिकेशन किस चीज़ का होता है, किस तरह से होता है, ये देखिए। तो जब यहाँ पे जो प्रोटीन और लिपिड बना है, जब मैंने आपको बताया था, जब प्रोटीन जैसे लिपिड में यहाँ पे शुगर अटैच हो गया और यहाँ पे प्रोटीन में जो है शुगर अटैच हो गया, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, अगर लिपिड के साथ में शुगर अटैच हो गया तो इसको हम बोल देते हैं ग्लाइकोलिपिड।
और अगर प्रोटीन के साथ में शुगर अटैच हो गया तो इसको हम बोल देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, अगर यहाँ पे जैसे देखिए ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, यानी इसको हम ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड या ग्लाइकोसिडेशन ऑफ प्रोटीन इस तरह से नाम दे देते हैं। यानी जब लिपिड के साथ में शुगर जुड़ा तो ग्लाइकोलिपिड बना, और प्रोटीन के साथ में शुगर जुड़ा तो ग्लाइकोप्रोटीन बना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड या फिर ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। तो इस जो है टर्म को याद रखना, अगर प्रोटीन की बात आती है तो ग्लाइकोसाइलेशन है, अगर लिपिड की बात आती है तो ग्लाइकोसिडेशन है। यहाँ पे लेसन है, यहाँ पे डेसन है। इन दोनों टर्म को आप जो है याद रखना। तो यही यहाँ पे मतलब मॉडिफिकेशन की बात की जा रही है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, गोल्गी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम ई और थ्रू द सिस फेस। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो गोल्गी, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि गोल्गी बॉडी में एक है सिस फेस, एक है ट्रांस फेस। तो जो ER से यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल गोल्गी बॉडी ले रहा है वो किसके थ्रू ले रहा, सिस फेस के थ्रू या फिर ट्रांस फेस के थ्रू। तो देखिए स्ट्रक्चर से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये जो है हमारा सेल है और ये जो है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से लगा हुआ यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे लगा है और यानी गोल्गी बॉडी का एक जो है पार्ट वो सिस वाला इधर है, ट्रांस जो है इधर है, तो सिस वाला पार्ट न्यूक्लियस के साइड में है ना। तो जो यहाँ पे ER से जो भी सब्सटेंस जाएगा गोल्गी बॉडी के पास वो किसके थ्रू जाएगा, सिस फेस के थ्रू। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गोल्गी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम ER थ्रू द सिस फेस के थ्रू वो ER से जो है मटेरियल को रिसीव करता है। मटेरियल्स आर केमिकली मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाई किया जाता है बाय गोल्गी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड टेक्स प्लेस इन गोल्गी बॉडी एंड इट यील्ड ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड रिस्पेक्टिवली। वही मैंने आपको बताया, अगर प्रोटीन के साथ में यहाँ पे लिपिड जुड़ता है तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। लेकिन जब लिपिड के साथ में शुगर जुड़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडेशन। तो इसको जो है आप इस टर्म को याद रखना, यहाँ तक कि अपने कॉपी में लिख लेना। किस तरह से लिखना, देखिए आप जो है लिखना प्रोटीन प्लस शुगर, फिर यहाँ लिखना ग्लाइकोप्रोटीन, उसके बाद टर्म लिखना ग्लाइकोसाइलेशन, और फिर लिखना यहाँ पे लिपिड प्लस शुगर, फिर यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, उसके बाद लिखना ग्लाइकोसाइडेशन। इस तरह से जो है इसको आप लिख लेना ताकि आपको ये जो है टर्मिनोलॉजी याद रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन, यानी जो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बन गया, आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन मटेरियल्स आर पैक्ड इन वेसिकल्स। जो ये मटेरियल है वो वेसिकल्स में पैक हो जाता है। दीज वेसिकल्स आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम ट्रांसफेस, और ये ट्रांसफेस के थ्रू पिंच्ड ऑफ होते हैं, यानी वहाँ से जाते हैं ऑफ गोल्गी बॉडी एंड डिस्चार्ज आउटसाइड द सेल, और जो है सेल के बाहर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसको हम रिवर्स पिनोसाइट भी बोलते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे जब जो है मटेरियल गोल्गी बॉडी में गया तो वहाँ पे उसका मॉडिफिकेशन हुआ, और जब मॉडिफिकेशन हो गया तो वो वेसिकल्स के रूप में पैक हो जाता है, और फिर वहाँ से वो सेल के बाहर पिंच ऑफ कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, और इसके क्या फंक्शन है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इट फॉर्म एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। जब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे जो एक्रोसोम होता है उस स्ट्रक्चर को कौन फॉर्म करने में हेल्प करता है, गोल्गी बॉडी। तो इसको तो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी के लिए याद रख लीजिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी के थ्रू ही होता है। और यहाँ पे देखिए ये हेल्प करता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ यॉक एंड वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग। इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इन प्लांट सेल इट फॉर्म सेल प्लेट यानी फ्रैग्मोप्लास्ट। तो प्लांट सेल में जो है सेल प्लेट या फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण भी गोल्गी बॉडी के थ्रू ही होता है। और यहाँ पे जो हमने पढ़ा था मिडिल लैमिला, तो उस मिडिल लैमिला को डिपॉजिट भी किसके थ्रू किया जाता है, गोल्गी बॉडी के थ्रू। तो अब देखिए फ्रेंड्स,
वही मिडिल लैमेला को ही हम सेल प्लेट बोल रहे हैं। तो इट स्टिमुलेट माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको तो हम मतलब आगे पढ़ेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मेन फंक्शन क्या है, एटीपी बनाना, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसमें भी इसको कौन स्टिमुलेट करता है, गोल्जी बॉडी। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इज मीडिएटेड थ्रू गोल्जी बॉडी। तो ये सब इसके अदर फंक्शन हो गए, बाकी सिक्रीशन इसका मेन फंक्शन हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको गोल्जी बॉडी के बारे में जितना मैंने बताया ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे सबसे मेन क्या हुआ कि ये जो है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इसकी खोज किसने की, इसका पोजीशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और सबसे मेन यहाँ पे ये इसका फेस, यानी सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, या फिर मैच्योरिंग फेस, ट्रांस फेस, और उसके बाद आता है फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके। और आगे अब चलिए और उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे लाइसोसोम। तो देखिए अब जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने जो है यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर कवर कर लिए हैं। एक है हमारा ER वेसिकल, अभी हम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गोल्जी बॉडी, अब उसके बाद आता है हमारा लाइसोसोम। तो देखिए ये क्या हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जो है कोई भी मटेरियल गया गोल्जी बॉडी के पास, अब यही गोल्जी बॉडी जो वहाँ से मटेरियल आया है उसका सॉर्टिंग करके या फिर उसका मॉडिफिकेशन करके आगे जो है एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में भेज रही है, जिसको हम लाइसोसोम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि लाइसोसोम का प्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, गोल्जी बॉडी के थ्रू ही हो रहा है। यानी जो प्रोडक्शन है लाइसोसोम का, हम ये कह सकते हैं कि वो गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। तो इस बात को आप याद रखना कि लाइसोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी से ही बन रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी ऑपरेटस। जो हम बोल रहे हैं कि जो मॉडिफिकेशन हो रहा है उसके बाद उसकी पैकिंग हो रही, मान लीजिए लाइसोसोम कुछ इस तरह से है, तो जो भी मटेरियल की इसमें पैकिंग हुई वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी ऑपरेटस। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, लाइसोसोम। और ये कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। वेसिकुलर मीन्स कुछ इस तरह से गोल। और अब देखिए जैसे हमारा जो गोल्जी बॉडी है वो मैमेलियन, आरबीसी या स्पर्म और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, ठीक उसी तरह से लाइसोसोम भी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल, मैमेलियन, आरबीसी या फिर स्पर्म में जो है एब्सेंट होता है। दीज आर फाउंड इन एबंडेंट इन फैगोसाइटिक सेल एंड सिक्रीटेड सेल लाइक डब्ल्यूबीसी, कुफर सेल, पैंक्रेटिक सेल, लिवर सेल, ईटीसी। देखिए ये आपको अभी नहीं समझ आया होगा। देखिए जो हमारा लाइसोसोम होता है उसका सबसे मेन फंक्शन होता है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो है पाया जाता है फैगोसिटिक सेल में। तो उसी तरह से मैंने आपको बताया जो गोल्जी बॉडी होती है हमारी वो किस में पाई जाती है, सिक्रीटी सेल में। सिक्रीटी सेल में क्यों पाई जाती है, क्योंकि उसका काम है सिक्रीशन। तो यहाँ पे फिर वही बात आती है कि लाइसोसोम जो है वो फैगोसिटिक सेल में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका काम जो होता है यहाँ पे डाइजेशन। जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो लाइसोसोम होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो जो लाइसोसोम होता है ये सबसे ज़्यादा उस सेल में पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो फैगोसिटिक भी किस में इन्वॉल्व होता है, डाइजेशन में, यानी कोई भी चीज़ को खाने में। तो लाइसोसोम का फंक्शन मतलब लाइसोसोम सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाए जाएंगे जो सेल जो है डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, फैगोसिटिक सेल में। और फैगोसिटिक सेल के अंदर में क्या क्या आता है, डब्ल्यूबीसी, कुफर सेल, पैंक्रेटिक सेल, लिवर सेल, ये सब जो है हमारे फैगोसिटिक सेल के अंदर में आते हैं। अब देखिए अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लाइसोसोम शो पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो फ्रेंड जो हमारा लाइसोसोम होता है वो बहुत सारे फेज दिखाता है। फेज दिखाता है इसका क्या मतलब, जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे पहले वो लाइसोसोम, उसके बाद फिर जो लाइसोसोम है उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब जब वहाँ पे मतलब फैगोसिटिक सेल उससे अटैच हो जाते हैं तब हम उसको बोलने लगते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। देन मतलब जब वहाँ पे अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं उसको हम टर्शियरी लाइसोसोम बोलते हैं। तो इस तरह से मतलब वो अपने फेज को चेंज करता रहता है और लास्ट में क्या करता है, जो उसके मतलब सेल होते हैं उसी को वो इंगल्फ कर देता है, उसी को डाइजेस्ट कर लेता है, और इसी वजह से हम इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो चलिए अभी इसको देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझिए जो लाइसोसोम होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो अगर आपसे पूछ लें कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है तो आप बता सकते हैं लाइसोसोम।
इट इज राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाई सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन। यानी ये जो हम बोल रहे हैं कि एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो किसका बना है? यूनिट मेम्ब्रेन जो है लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। इसको भी आप याद रखना। अब देखिए, इट इज फिल्ड विथ ग्रेन्युलर मैट्रिक्स, इट इज रिच इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम कॉल्ड हाइड्रोलेज। यानी जो हमारा लाइसोसोम होता है, यहाँ पे हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि लो पीएच पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? इस पॉइंट को याद रखना, लो पीएच पे। और ये कैसे एंजाइम्स हैं? एसिड हाइड्रोलेजेज हैं। तो यहाँ पे जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, न्यूक्लिएज, तो इनका फंक्शन ये सब जो यहाँ पे लिखा है, इसको तो हम डाइजेशन में अच्छे से पूरा कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमको इन सारे एंजाइम के बारे में पढ़ना होता है। तो जो लाइपेज होता है वो लिपिड का ब्रेकडाउन करता है, जो प्रोटीएज होता है वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है, न्यूक्लिएज जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड का यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है। और ये सारे एंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। तो वही मैंने आपको बताया कि जितने भी सेल जो है डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, हर जगह क्या पाया जाएगा? लाइसोसोम पाया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि 60 एंजाइम के आसपास में लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं। तो कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये आता है कि क्या मतलब, अगर मतलब लाइसोसोम में 60 एंजाइम पाए जा रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये कहना गलत होगा। फ्रेंड्स याद रखना, सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे 60 एंजाइम हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहाँ पे जब हम इतने सारे एंजाइम का नाम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि लाइसोसोम में सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात जो है वो गलत है। और अब देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि pH 5 यानी लो pH पे काम करते हैं। उसके बाद लिखा है कि एसिड हाइड्रोलेजेज आर कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग ऑल क्लास ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, यानी जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल। अब ये माइक्रोमोलिक्यूल क्या है? यहाँ पे जैसे जो हम पढ़े हैं ना, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब यही हमारे क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल। तो इन्हीं को तोड़ने के लिए यहाँ पे जो है एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एसिड हाइड्रोलेज। अब देखिए ओरिजिन, अगर ओरिजिन की बात करें तो फ्रेंड्स ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये जो है ओरिजिनेट होता है। और देखिए, लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो याद रख लेना, कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो लाइसोसोम होता है इसी को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, बिकॉज लाइसोसोमल एंजाइम डिग्रेड द ओल्ड ऑर्गेनेलिज एंड वेरियस बायोमोलिक्यूल ऑफ द सेल। यानी ये अपने ही ओल्ड ऑर्गेनेलिज को क्या करते हैं? इंगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग। अब यहाँ पे अगर टाइप की बात करते हैं तो अभी मैंने जो आपको बताया, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह से वैसे पूछा नहीं जाता, पर आपको पता होना चाहिए कि जो लाइसोसोम होता है वो पॉलीमॉर्फिक कंडीशन जो है शो करता है। और क्यों करता है ये देखिए। तो सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम है, इसको जानते हैं। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? प्रोटोलाइसोसोम। क्या बोल सकते हैं? प्रोटोलाइसोसोम। स्मॉल सैक लाइक बॉडीज secreted directly by ER and cisternae of Golgi complex and get filled with inactive enzyme। यानी जब यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो बन रहा है लाइसोसोम, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। और अभी जो यहाँ पे एंजाइम है वो कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है? इसको हम हेट्रोफैगोसोम या फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल बोल रहे हैं। व्हेन द प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज विथ अदर वैक्यूल्स, जिसको हम बोल रहे हैं पिनोसोम या फिर फैगोसोम, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम या फिर फैगो लाइसोसोम। यानी जब प्राइमरी लाइसोसोम से ही यहाँ पे पिनोसोम या फैगोसोम आके अटैच हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसी को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। इन इट एक्टिव एंजाइम आर फाउंड। और इस कंडीशन में यानी सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होते हैं? एक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद जो है आता है हमारा टर्शियरी लाइसोम। यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम जो है, और यहाँ पे जैसे देखिए प्राइमरी लाइसोसोम से कुछ डाइजेस्टिव जो है वैक्यूल्स आके जुड़ गए, तो जब वहाँ पे वो दोनों जुड़े तो वहाँ से कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होगा। तो जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, अभी सेकेंडरी में क्या है? प्राइमरी है प्लस यहाँ पे पिनोसोम या फैगोसोम है। अब इन दोनों के बावजूद यहाँ पे अगर अनडाइजेस्टेड फूड भी आके शामिल हो गया तो हम उसको बोल रहे हैं टर्शियरी लाइसोसोम, या फिर इसी को हम बोल रहे हैं रेजिडुअल बॉडी। और अब देखिए फ्रेंड्स, ऑटोफैजिक लाइसोसोम।
अब ये ऑटोफेजिक लाइसोसोम क्या है? ऑटोफेगोसोम इज रिलेटेड द मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफेजी, यानी खुद, फेजी मीन्स क्या होता है? खा जाना, ऑटो मीन्स स्वयं को खा जाना, यानी ईटिंग सेल्फ मॉलिक्यूल सच एज ओल्ड ऑर्गन सेल्स, ऑर्गन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस और लार्वल डेवलपमेंट when the material or pathogens are taken from outside by phagocytosis। तो बस यही सब दिया है कि जब वो खुद अपने ही सेल को खा जाते हैं तो उसी को हम ऑटोफेजिक लाइसोसोम बोल रहे हैं। आप बस इतना याद रखना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको लाइसोसोम भी क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो है गोल्जी बॉडी के थ्रू ही जो है ये बनते हैं, और ये कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब जो सेल डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। जैसे हम बोल सकते हैं मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज जो होता है वहाँ पे लाइसोसोम का नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और यहाँ पे एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हम एसिड हाइड्रोलेज बोलते हैं, जो कि लो पीएच पे काम करता है। और एसिड हाइड्रोलेज में कौन कौन से एंजाइम आते हैं? लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइडेज, ये सब। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसके टाइप हो गए, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी क्या है? जब वो गोल्जी बॉडी से तुरंत के तुरंत बन रहा है उसको हम प्राइमरी नाम दे रहे हैं, वहाँ पे जो एंजाइम है वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। उसके बाद जब उसी प्राइमरी लाइसोसोम से कुछ जो है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स आके जुड़ रहे हैं तो हम उसको सेकेंडरी लाइसोसोम बोल रहे हैं। और जब वही सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ में कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जुड़ रहे हैं तो हम उसको टर्शियरी लाइसोसोम बोल रहे हैं। और जब वो खुद को ही खा जा रहे हैं तो हम उसको ऑटोफेजी लाइसोसोम बोल रहे हैं। तो ये सब तो हम पढ़ ही लिए। देखिए फ्रेंड्स, राइबोसोम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ वेसिकल्स और वैक्यूल्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये जो है हमारा क्या है? वेसिकल है, और ये है हमारा वैक्यूल। तो आप देखेंगे जो वेसिकल्स होता है उसका कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, मतलब इसका कोई भी फंक्शन अभी तक हमको जो है वो हमारी जानकारी में नहीं है, हमको ज्ञात नहीं है, यानी साइंटिस्ट इसके फंक्शन को अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन वैक्यूल्स क्या है इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो जो वैक्यूल्स होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब ये देखिए, ये इसका मेम्ब्रेन है ना, तो ये कैसा हो गया? ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसका स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो होता है। तो इसका रोल क्या क्या होता है? स्टोरेज, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, इन सब में जो है ये हेल्प करता है। और लेकिन अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो है इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो आप जो है जब पूरी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जब मतलब आपका सारा एनसीईआरटी कवर होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अलग अलग जगह पे अलग अलग वैक्यूल्स के बारे में दिया है। तो वैक्यूल्स जो होते हैं, अगर उसके टाइप की बात आप करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के वैक्यूल्स मिलेंगे। एक होता है सेब वैक्यूल्स, एक होता है यहाँ पे फूड वैक्यूल्स, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और एक होता है गैस वैक्यूल्स। तो कौन सा कहाँ पे पाया जाता है इसको एक बार आप जान लीजिए, और किसका कहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम सेब वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो फ्रेंड्स ये सब पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। और जो गैस वैक्यूल्स है ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ पे जो है ये पाए जाते हैं गैस वैक्यूल्स। लेकिन सेब वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं यूकैरियोट में। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जो सेब वैक्यूल्स होता है वो पाया जाता है हमारे प्लांट सेल में, और ये प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम होता है इसका। यानी जैसे हमारा ये प्लांट सेल है और यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है वो 90% होता है, यानी 90% तो केवल वैक्यूल्स, ये सेब वैक्यूल्स होता है, बाकी जो है अदर चीज़ें होती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक बार फिर से बनाते हैं, देखिए ये हो गया हमारा सेल, और वैक्यूल कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये जो वैक्यूल्स का ये जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बोले तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट। तो कंफ्यूज मत होना, जो वैक्यूल्स होता है उसके ही मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो इसको आप जो है याद रखना। तो सेब वैक्यूल्स कहाँ पे पाया जा रहा है? वो पाया जा रहा है हमारे प्लांट सेल में, और इसके मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और एक बात याद रखना, इनसाइड वैक्यूल्स
इनसाइड वैक्यूल्स सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो हाई होता है। कैसा होता है? हाई होता है। और फ्रेंड्स देखिए, कोई भी सेल जो होता है वो कैसा होता है? टर्जिट होता है, यानी फूला हुआ होता है। तो सेल जो है हमारा फूला हुआ रहे यानी टर्जिट रहे, इसके लिए जो वैक्यूल्स का होता है वो आयन कंसंट्रेशन हाई होता है। कैसा होता है? हाई होता है। ये कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखना कि जो वैक्यूल्स होता है उसका आयन कंसंट्रेशन हाई होता है, या आयन या फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन कैसा होता है? हाई होता है। इसके अंदर में यानी वैक्यूल्स के अंदर में सॉल्ट या फिर आयन कंसंट्रेशन कैसा होता है? हाई होता है। और क्यों होता है? ताकि जो हमारा सेल रहे वो कैसा रहे? टर्जिट रहे। टर्जिट मीन्स वो फूला हुआ रहे। तो इस पॉइंट को आप जो है याद रखना। ये जो सैप वैक्यूल्स है हमारे प्लांट सेल में पाया जाता है। 90% हिस्सा होता है वो हमारे प्लांट सेल का, और इसके अंदर जो है वो सॉल्ट या फिर आयन कंसंट्रेशन हाई होता है। और इसलिए होता है ताकि हमारा जो एक प्लांट सेल है वो कैसा रहे? टर्जिट रहे। अब हम बात करते हैं फूड वैक्यूल्स की। तो नाम तो आप सुने ही होंगे, फूड वैक्यूल्स कहाँ पे पाया जाता है? फूड वैक्यूल्स पाया जाता है, आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये है हमारा अमीबा। क्या है? अमीबा। अब अगर अमीबा को कोई, मान लीजिए यहाँ पे कोई फूड मटेरियल है, या इधर मान लीजिए यहाँ कोई फूड मटेरियल है, तो अब क्या होगा? ये जो हमारा ये अमीबा है ये पार्ट कुछ इस तरह से धंसता जाएगा, और ये जो है ये मतलब फूड मटेरियल वो अंदर आएगा और इस तरह से अंदर चला जाएगा। और जब ये इस तरह से यहाँ पे बनेगा, फिर अंदर आगे इस तरह से ये टूट जाएगा। तो अब क्या हो रहा? ये जो मटेरियल है इसको ये क्या कर रहा? इंगल्फ कर रहा। बोल क्या कर रहा है? इंगल्फ कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? फूड वैक्यूल्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल्स। और अब यही फूड वैक्यूल्स आगे जाके क्या हो जाता है? यहाँ पे ये लाइसोसोम का रूप बन जाता है और फिर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो मतलब क्या हुआ? तो आप सिंपली याद रखना, फूड वैक्यूल्स किस में पाया जाता है? वो हमारे अमीबा में पाया जाता है। जब अमीबा मतलब कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज़ को बाहर से अंदर के साइड में इंगल्फ करता है, तो किसके थ्रू करता है? वैक्यूल्स के थ्रू। जैसे इस तरह से ये हमारा अमीबा हो गया, तो यहाँ कोई मटेरियल्स आता है तो ये अंदर जाएगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा और फिर ये जो है अलग हो जाएगा इस तरह से। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं फूड वैक्यूल्स। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं फूड वैक्यूल्स। और अब बात आती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को जो है जानते होंगे। ये क्या है हमारा? ये है हमारा पैरामीशियम। तो जो पैरामीशियम होता है इसमें क्या पाया जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्या पाया जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। जब फ्रेंड्स यहाँ पे, और याद रखना कब ये मतलब ये तो हम पढ़ेंगे ही, यहाँ पे पूछा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम क्या होता है पैरामीशियम में। तो ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन में या फिर ऑस्मो रेगुलेशन में। किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन या फिर एक्रीशन। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी आ जाता है, वाटर इसके अंदर आ जाता है, तो उसको क्या करता है? ये बाहर फेंक देता है। यानी क्या कर रहा? उसको मतलब एक्सेस वाटर जो है उसको रिमूव कर रहा है इसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेशन या फिर एक्सक्रीशन में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो गैस वैक्यूल्स है, गैस वैक्यूल ये पाया जाता है बैक्टीरिया हम बोल सकते हैं, या प्रोकैरियोट्स बोल दें सीधे सीधे। और अगर हम बात करते हैं सैप वैक्यूल्स की, सैप वैक्यूल्स पाया जाता है प्लांट सेल में। और अगर बात करते हैं यहाँ पे फूड वैक्यूल्स की, तो फूड वैक्यूल्स पाया जाता है अमीबा में। और अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की बात करें तो ये पाया जाता है पैरामीशियम में। तो क्या हो गया? जीबी, गीगाबाइट जीबी हो गया हमारा, और एसपी हो गया, और एफए हो गया, और सीपी हो गया। इस तरह से याद कर लेना, अगर वैसे तो याद हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है यहाँ पे हमने कवर कर लिया अपना इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जहाँ पे हमने पढ़ा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, उसके बाद यहाँ पे गोल्जी बॉडी के बारे में, देन लाइसोसोम के बारे में, उसके बाद यहाँ पे वैक्यूल्स के बारे में। जो वेस्कल्स होता है उसका कोई भी फंक्शन जो है अभी तक हमको पता नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम ये सब जो है डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस वगैरह। उसके बाद जो है ये हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ही शार्ट में मतलब थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ। जब सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक फुल रिवीजन लेंगे हम, जहाँ पे एक ही लेक्चर में सारा कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसको हम क्यों करेंगे? ताकि जो है आप जो अभी अलग अलग चीज़ों को पढ़े वो एक साथ हम उसको जोड़ सकें।
तो इसको आप जो है देखते रहना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, एक एक चीज़ समझ आ जाए। ऐसे मत बोलना कि हम जो है एक चैप्टर पढ़े हैं, बहुत भारी चैप्टर है, बोरिंग है, ऐसा है। नहीं, ऐसा मत पढ़ना। सोचना कि चलो आज हमको जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सीखना है, नेक्स्ट लेक्चर आता है, आप सोचो चलो आज हमको लाइसोसोम के बारे में सीखना है। मतलब सीखने के नज़रिए से पढ़िए, ना कि उसको एग्ज़ाम में क्या आएगा, कहाँ से आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं पढ़ना है। पूरा एकदम फुल मस्ती में पढ़ना है, जो भी है अच्छे से पढ़ना है। तो जो भी आपका फीडबैक होगा वो कमेंट में ज़रूर दे देना, कैसा लगा आपको। कोई जो है डाउट हो तो उसको भी पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।